शहर के एक अंधेरे कोने में एक लड़की घुटनों के बल जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द था। उस लड़की को हर वक्त बुरी तरह मारा जाता है, केवल ये देखने के लिए कि उसका शरीर कितनी जल्दी ठीक होता है, और उस पर खौफनाक प्रयोग किया जा रहा था। वे शैतान लोग बार बार उसे घायल करते। उनके लिए वो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक जिंदा प्रयोग थी। लगातार हुए इन दर्दनाक प्रयोगों ने उसकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि अब उसके शरीर में चलने तक की ताकत नहीं बची थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था, जैसे उसने उम्मीद करना ही छोड़ दिया। उसी समय मैं अपनी वर्कशॉप में मशीनों पर काम कर रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। मैंने नजर उठाई तो वहाँ वही कमजोर, भीगी हुई और बेजान सी लड़की चुपचाप मेरी ओर देख रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, वो बुरी तरह घबरा गई और एक कदम पीछे हट गई, मानो उसे यकीन हो कि मैं भी उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। मैंने तुरंत अपनी मशीनें बंद कर दी और धीरे से एक पीली लैंप जला दी। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। लड़की और भी बुरी तरह डर गई। वो मुड़कर भागने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वो कांप रही थी, लेकिन इस बार उसने विरोध नहीं किया। कुछ पल बाद वो चुपचाप मेरे पीछे चलने लगी, जैसे उसके पास और कोई जगह ही ना बची हो। मेरा नाम शियाओ है। मैं चाइना से हूँ, या कम से कम मुझे इतना ही याद है। और इस दुनिया में आए मुझे बहुत लंबा समय बीत चुका है। मैं जिस शहर में रहता हूँ उसका नाम लेदुन है। ये ईस्ट महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है और मानव जाति की सबसे उन्नत तकनीक वाला शहर माना जाता है। यहाँ की तकनीक पूरी तरह स्टीम पर आधारित है। मेरी अभी की पहचान दक्षिणी लेदुन के निचले इलाके में रहने वाला एक मैकेनिक की है। मैं मशीनों की मरम्मत करता हूँ और कभी कभी इंसानों को भी। आज मैं अपनी वर्कशॉप में काम में व्यस्त था कि तभी दरवाजे पर एक आदमी घायल चेहरे के साथ कहता है, डॉक्टर मैं हूँ। मैंने बिना सिर उठाए ठंडे स्वर में कहा, दुकान बंद हो चुकी है। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर मेरे पास बहुत अच्छा माल है, पहले देख तो लीजिए। दरवाजा खुलते ही उसने अपने पीछे बंधी बड़ी बोरी जमीन पर फेंक दी। बोरी खुली, अंदर वही लड़की थी, बेहोश, कमजोर, जैसे कोई तोड़ दी गई गुड़िया। उसने लड़की की और इशारा किया, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया माल है। मैं ठंडे स्वर में कहा, मैं इंसानों का व्यापार नहीं करता, बाहर निकालो। व्यापारी घबरा कर बोला, डॉक्टर आप समझ नहीं रहे, ये लड़की अमर है, चाहे जितना मारो कुछ नहीं होता है। मैंने पहली बार लड़की की ओर देखा। उसका शरीर घाव से भरा हुआ था, फिर भी वो जिंदा थी। उसके आंसू और डर मानो चीख चीख कर कह रहे हो, कैसे मरूं, टूटती ही नहीं। वो खुद को कोस रही थी, क्योंकि उसके लिए मरना एक ऐसा सपना था जो कभी पूरा नहीं होता। व्यापारी ने हड़बड़ा कर कहा, डॉक्टर कुछ तो बोलिए, इसे मैं 50 गोल्ड कॉइन में बेचता, लेकिन आपके लिए 40 में दे दूंगा। मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? वो मेरी बात को मजाक समझकर हंस पड़ा। हाँ बिल्कुल, कौन मरना चाहता है? अगले ही पल मैंने अपने हाथ में पकड़ा भारी औजार पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दिया। औजार उसके कान के बिल्कुल पास से गुजरता हुआ पीछे की दीवार में जोर से धंस गया। आवाज सुनते ही व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं। मेरी नजर उस लड़की पर टिक गई। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कांपते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में डर के साथ एक छोटी सी उम्मीद भी झलक रही थी। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, लुटिया। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, फिर मेज पर रखी सिक्कों की थैली उठाकर व्यापारी की तरफ फेंक दी। गिन लो। उसने जल्दी से थैली पकड़ ली। सिक्कों की खनक सुनते ही उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान लौट आई। अब ये आपकी हुई डॉक्टर, वैसे भी इसके साथ चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये टूटने वाली नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। मेरी आवाज में ऐसा दबाव था कि वो एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिक्कों की थैली सीने से लगाकर वो लगभग भागता हुआ वर्कशॉप से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। लुटिया का शरीर अब भी कांप रहा था। शायद उसे लग रहा था कि अब उसके साथ पहले से भी बुरा होने वाला है। मैंने बिना कुछ कहे अपने हाथों पर लगा मशीन का तेल साफ किया, फिर पूरी वर्कशॉप को व्यवस्थित करने लगा। लुटिया मेरी हर हरकत डरी हुई नजरों से देख रही। मैं एक मशीन के पास गया और उसे चालू कर दिया। मशीन की आवाज सुनते ही वो और भी सहम गई। मैंने मशीन से निकला गर्म पानी एक बोल में भरना शुरू किया, फिर सफेद जैसी चीज उसमें मिलाया। लुटिया की नजरें उसी पर टिकी थी। उसने मन ही मन सोचा, बर्फ से भी ज्यादा सफेद ये क्या है? वो इसे पानी में क्यों मिला रहा है? और अब वो मेरी तरफ आ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई। क्या वो मुझे मारने वाला है? मैं जल्दी से वो खाने का बाउल उसके पैरों के सामने रख दिया। लुटिया घबराते हुए मुझसे कहा, इसे जमीन पर क्यों नहीं फेंका? क्या ये मुझे दिया गया और मैं इसे छू सकती हूँ? मैंने उसे नरमी से कहा, अगर नहीं खाओगी तो ये ठंडा हो जाएगा। उसने कांपते हुए शरीर के साथ खाने को थोड़ी देर घूरने लगी। उसकी आंखों में संदेह था, शायद इसमें जहर हो, शायद खाने के बाद और बुरी सजा मिले। लेकिन उसका पेट घुर्रा रहा। कई दिनों से भूखी थी। उसने कटोरी को छुआ, ये गर्म है। पहला घूंट लिया, बहुत गर्म। बस एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब किसी ने उसे बिना मारे, बिना यातना दिए कुछ दिया था। लुटिया डर कर चीख उठी। कटोरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो घबराकर बिल्ली की तरह मेज के नीचे जाकर दुबक गई। जीजे कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसने एक मोटा ऊनी कंबल उठाया। वो धीरे से नीचे झुका और कंबल उसके कंधुओं पर रख दिया। लुटिया कंबल के पीछे से डरी हुई आंखों से मुझे देखने लगी। मैं चुपचाप अपनी वर्कशॉप की खिड़की खोलने चला गया। बाहर अब भी बारिश हो रही। हवा के साथ बारिश की हल्की हल्की बूंदें
बूंदें कमरे के भीतर चली आ रही थी। अचानक कमरे की लैंप नीली हो गई। मैं हैरान होकर देखा, कैसे हो सकता है? लुटिया डरकर मेज के नीचे छिप गई। उसकी आंखों में नीली आग की चमक सफ दिखाई दे रहे। मत आना, दूर रहो, वे मुझे देख लेंगे। अंधेरा छा गया। काली धुएं जैसी आकृतियां कमरे में घूमने लगी। लुटिया फर्श पर रेंग रही, डरी हुई, टूटी हुई। मैं उस काली आकृति के पीछे खड़ा था। मेरी आंखें हरी चमक रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। समझ आया, इसीलिए वो कुत्ता इतनी जल्दी बेचने आया। लुटिया कांपते हुए, मुझे माफ करो। मैंने उसका चेहरा पकड़ा, उसकी आंखों में देखा। तो तुम एक विच हो। मैंने एक चाकू निकाला। लुटिया ने आंखें बंद कर ली, आंसू बह रहे थे। मुझे माफ करो, गलती हो गई। और फिर मैं मुस्कुराया, एक अजीब शांत मुस्कान। डरो मत। मैंने लुटिया का हाथ पकड़ा। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। मैंने उसे एक लालटेन दी, एक पुरानी धातु की लालटेन जिसमें से नीली आग की लौ जल रही थी। काम करो, मैंने कहा, शरारत मत करना, यही रहो जब तक मैं वापस ना आऊं, बाहर मत निकलना। मैंने दरवाजा खोला। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। मैंने अपना कोट ठीक किया, छाता उठाया और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। मेरे पीछे से लुटिया की आवाज आई, जीजे। मैंने रुक कर कहा, वादा किया था ना जिंदा रहने का। मैं जिंदा लोगों से किए वादे कभी नहीं तोड़ता। उधर वही व्यापारी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसकी सांसें फूल चुकी थी। बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। नहीं, वो आदमी सामान्य नहीं था। उसने कांपते हुए जेब से काली कांच की एक छोटी बोतल निकाली। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मॉर्ट्स ए रेफ्यूजियम। उसने बिना सोचे पूरी बोतल एक ही सांस में पी ली। अगले ही पल उसकी नसें काली पड़ने लगी, शरीर से धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगी। तभी एक शांत आवाज सुनाई दी, इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हो? व्यापारी का शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। बारिश के बीच एक काले छाते के नीचे जीजे बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे वो हमेशा से वहीं मौजूद हो। व्यापारी हकलाने लगा, डॉक्टर, गलत मत समझिए, मैं तो बस। जीजे ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं सोच रहा था मुझे मारने के लिए किसने भेजा होगा। उसकी हरी आंखें अंधेरे में चमक उठी। अब समझ आया, तुम सिर्फ व्यापारी नहीं हो, तुम किसी और के लिए काम करते हो। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर, तुम्हें बस एक अच्छा माल मिला। अगर तुम्हें लगता है कि नुकसान हुआ है तो मैं इसे वापस ले लेता हूँ। उसके पूरे शब्द निकलने से पहले ही मैंने उसका बायां हाथ काट दिया। उसका बायां हाथ कंधे से अलग होकर जमीन पर गिर चुका था। खून बारिश के पानी में बहने लगा। वो तड़पने लगा। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और पूछा, बकवास बंद कर सकते हो? व्यापारी रो पड़ा, मुझे बस अंदाजा था कि आपको पता चल जाएगा कि वो लड़की एक विच है, लेकिन मैंने किसी और को कुछ नहीं बताया। जीजे कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर पूछा, कितने लोग जानते हैं उस बच्ची की शक्ति के बारे में? व्यापारी ने दर्द से कराहते हुए कहा, जिन्होंने उस पर प्रयोग किए थे उन सब की याददाश्त मिटा दी गई। अब सिर्फ हाई टाइड परिवार का उत्तराधिकारी जानता है, बैरन का बेटा। जीजे की आंखों में पहली बार हल्की ठंडक उतर आई। तो आखिरकार असली नाम मिल ही गया, व्यापारी ने जल्दी जल्दी कहा। डॉक्टर, मैं मजबूर था। अगर अमीर लोगों की बात नहीं मानता तो वे मुझे मार देते। मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहता था। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। जीजे ने जेब से सिगरेट निकाली, माचिस जलाई। धुआं धीरे धीरे बारिश में घुल गया। मैंने तुम्हें 2 बार मौत से बचाया। व्यापारी की आंखें चमक उठी। हाँ डॉक्टर, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी इस शहर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जीजे मुस्कुराया, ठीक है, मैं तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। व्यापारी खुशी से रो पड़ा। अफसोस, मैंने कहा, अब तुम एक मुर्दा हो। उसके टुकड़े जमीन पर गिरे। फिर मैंने उसके अवशेषों को पूरी तरह जला दिया। इस बीच मैंने अपना छाता भी आग में फेंक दिया। शैतानी आग पूरी गली में फैल गई। मैं आग के बीच में खड़ा था, छाता हाथ में, शांत। शायद अब वापस ना आए। मुर्दे तो नहीं जीते ना। लेकिन मैंने एक गलती की। मैंने ज्यादा देर नहीं रुका। मैं वहां से निकल गया। मैंने सोचा काम खत्म हो गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उस गली के कोने से एक काला चिपचिपा पदार्थ उभरने लगा, मानो कोई जीवित कीचड़ हो। वो धीरे धीरे फैलता गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने शांत स्वर में कहा, 4 घंटे इंतजार किया, अब जागा? मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो एक भयानक गुर्राहट के साथ मेरी ओर झपटा। वो जीजे का नाम पुकार रहा। जीजे जीजे बढ़ता गया और फिर एक आकृति बनाई। मैंने एक सिगरेट जलाई, धुआं उड़ता रहा। वो राक्षस मेरी ओर बढ़ा। मैंने माचिस की एक तीली जलाई और कहा, तुमने मेरे साथी को मार दिया। जीजे ने हल्की मुस्कान दी। वो तो पहले से मरा हुआ था। मेरे मोनोकल से एक सुनहरी किरण निकली और वो राक्षस नीली आग में जल गया। एक को मारने में आधा दिन लग गया, सिर्फ समय बर्बाद किया। मैंने उसकी राख को पत्थरों के नीचे दबाया। फिर मैंने देखा वो अपनी बोरी भूल गया था। मैंने वो उठाई, अंदर सिक्के थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भागते समय भी ये नहीं भूला। उसी क्षण ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। पूरी गली अचानक बर्फ से ढकने लगी। बारिश की बूंदें हवा में ही जम गई।
गई, दीवारों पर सफेद बर्फ फैल गई। जीजे का चेहरा पहली बार गंभीर हुआ। इतनी जल्दी? मैंने सिगरेट फेंकी। सोचा नहीं था इतनी जल्दी पकड़े जाऊंगा। मैंने तेजी से दीवार पर एक सिंबल बनाया और अगले ही पल वहां से गायब हो गया। कुछ ही मिनट बाद एक अधिकारी गली में पहुंचे। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जमीन पर चमकती हुई नीली आग के निशान उसकी आंखें फैल गई। मैजिकल सिल्वर वायर, वो बुदबुदाया। क्या सचमुच डॉक्टर जीजे यहाँ था? अधिकारी ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, लगता है कल यहाँ बहुत कुछ हुआ है। तभी वहाँ का माहौल पूरी तरह से ठंडा हो गया। तभी पीछे से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा। एक आदमी काले घोड़े पर सवार था। उसका चेहरा गहरे अंधेरे में छिपा हुआ, लेकिन उसके चारों ओर नीली बिजली चमक रही थी। वो भारी भरकम आदमी कांपने लगा। ये कौन है? इस तरह की शक्ति? क्या ये दक्षिणी सीमा से आया कोई अलौकिक है? घोड़े पर बैठे आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया। तुम्हारा नाम? वो अधिकारी तुरंत सलामी देते हुए बोला, मैं लेदुन पुलिस का अधिकारी हूँ। मैं यहाँ निरीक्षण करने आया हूँ। घोड़े पर बैठे व्यक्ति ने उसके पुलिस बैज पर नजर डाली और शांत स्वर में कहा, तुमने अच्छा काम किया। लेदुन तुम्हारा नाम याद रखेगा। अगले ही पल वो घुड़सवार मानो हवा में घुल गया। उसी क्षण वहाँ का ठंडा और भयावह वातावरण भी गायब हो गया और मौसम एक बार फिर सामान्य हो गया। एक ऊंची इमारत की बालकनी पर दो लड़कियां खड़ी थीं। एक के लाल बाल, सुनहरी आंखें और होठों पर शरारती मुस्कान थी। दूसरी के काले बाल, नीली आंखें और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। लाल बालों वाली मुस्कुराई। सोचा नहीं था कि लेदुन का प्रसिद्ध अनडेड गार्जियन सच में मौजूद होगा। और देखो, ये तो माउंटेन रिवर चर्च का फॉलोअर है ना? उन्होंने अपना होली ड्रैगन ब्रीथ कैनन तक निकाल लिया। कमाल है। मुझे याद है डैड इसे क्या कहते थे। वो कुछ सोचने लगी। शीदा बयान ले। काले बालों वाली ने तुरंत उसकी बात सुधारी। मिस, ड्यूक साहब ने कहा था टाइम्स हैव चेंज्ड। लाल बालों वाली ने भौहे से कोड़ ली। क्या? शीदा बयान मतलब खाना पॉटी नहीं था? उसने झुंझलाकर अपना पैर जमीन पर पटका। काले बालों वाली ने गहरी सांस ली। मिस, आप फिर अपनी ही धुन में थी। पूरी बात मुझे ही सुननी पड़ी। अचानक विवियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों बालकनी से छलांग लगाकर नीचे उतर गई। अरे, अब याद आया, डैड ने सच में क्या कहा था? उसी समय उनका रास्ता एक पुलिस अधिकारी ने रोक लिया। मिस, लेदुन में रात के समय हमेशा कर्फ्यू लागू रहता है। मुझे लगता है आपको और आपकी दोस्त को मेरे साथ चलना होगा। विवियन हल्के से मुस्कुराई। तुम एक छोटे से माउंटेड पुलिस अधिकारी मुझे गिरफ्तार करने की सोच रहे हो? अधिकारी ने शांत स्वर में पूछा। आपका मतलब? विवियन मुस्कुराई। तुम लेदुन की एक सम्मानित लाल बालों वाली नोबल लेडी को रोकने वाले हो? अधिकारी ने बिना घबराए उत्तर दिया। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। आइए, इसे सुबह की गर्म चाय का निमंत्रण समझ लीजिए। ये सुनते ही विवियन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। निमंत्रण? लेकिन तुम हो कौन? उसी क्षण उसने अपनी कमर पर बंधी सुंदर तलवार को हल्के से छुआ। अगले ही पल आग की लपटें चारों ओर फैल गई। अधिकारी के पीछे छिपा एक रात्रि जीव उन लपटों में घिरकर पल भर में राख बन गया। विवियन ने शांत भाव से तलवार म्यान में रखी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी दोस्त ने राहत की सांस लेते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। अभी तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। ये सब देखकर अधिकारी भीतर ही भीतर स्तब्ध था। इतनी आसानी से एक रात्रि जीव को मार दिया? क्या ये वही है बेल्वेरिया की? विवियन ने उसकी ओर देखा और हल्के मजाकिया अंदाज में बोली, मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देती हूँ क्या? चलो। उसने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। मैं अपनी वर्कशॉप में वापस आया, थका हुआ। शरीर पर जगह जगह खून के धब्बे लगे थे। कोट उतारा, मैंने हाथ साफ किए और कुर्सी पर बैठ गया। तभी मेरी नजर मेज पर पड़े एक अखबार पर गई। वांटेड, अननोन, हाई डेंजर। उसमें मेरी तस्वीर छपी थी। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी अलमारी के भीतर से एक हल्की सी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। लुटिया अंदर बैठी हुई थी। वो गहरी नींद में थी। उसकी गोद में एक छोटा सा नीली आग से बना जीव सो रहा था। वो किसी बिल्ली के बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन उसका पूरा शरीर नीली लपटों से बना। मैं उसे कुछ देर तक देखता रहा। कई सालों बाद तुम्हें इस रूप में देख रहा हूँ। मैंने धीरे से लुटिया को जगाया। वो घबरा कर उठ बैठी। मैंने उसके कंधों पर एक कंबल डाल दिया। उठो, तुम आजाद हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आजाद? ये क्या होता है? शायद इसका मतलब नफरत होता है। वो कंबल को सीने से लगाए रोने लगी। लुटिया बहुत दूर चली जाएगी। मैंने शांत स्वर में कहा। हाँ, दूर चली जाओ। उसने कंबल को और कसकर पकड़ लिया। यही आजादी है। वो धीरे धीरे उठी, दरवाजे तक पहुंची, रुक गई, मुड़कर मेरी ओर देखा और फिर चुपचाप बाहर चली गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अलमारी के भीतर वो छोटा नीला जीव अब भी सो रहा था। लालटेन में उसकी नीली आग धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। मैं खिड़की के पास गया। लुटिया सड़क पर चली जा रही थी, अकेली, छोटी, कमजोर, लेकिन आजाद।
दूसरी तरफ नीले बालों वाली लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी अचानक एक तीर आकर उसके हाथ में धंस गया, लेकिन उसने दर्द की जरा भी परवाह नहीं की और अपनी मिस्ट मैजिक का इस्तेमाल करके वहां से दूर निकल गई। हालांकि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। कुछ ही देर बाद वह लड़खड़ाते हुए एक इमारत के अंदर जा गिरी। तभी उसके सामने एक रहस्यमयी आदमी आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह झुककर लड़की के चेहरे को छूते हुए बोला, आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया, चर्च ऑफ मिस्ट की छोटी सी असिस्टेंट। काफी समय से तुम्हारे बारे में सुन रहा था। कहते हैं मिस्ट चर्च में एक बेहद यंग और खूबसूरत व्हाइट रोब्ड पादरी है, और सच में तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। लड़की ने गुस्से और नफरत से उसकी ओर देखा। शैतान, दूर रहो मुझसे। लेकिन अगले ही पल उसने लड़की को जोर से पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, सच में मैं बहुत बदमाश हूँ। लेकिन वह लड़की हार मानने वालों में से नहीं थी। मौका मिलते ही वह उसकी पकड़ से छूटकर भाग निकली और उस आदमी संतुलन खोकर दीवार से जा टकराया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक हल्की सी मुस्कान थी। अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए वह बोला, आखिर तुम कितनी दूर तक भाग पाओगी? उधर लड़की बुरी तरह खांसते हुए खुद से बुदबुदाई, छी कितना घिनौना इंसान था। लेकिन रुको, उस इंसान के कपड़े, ग्लव्स और वह बैग, इसका मतलब ये पेल जजमेंट कोर्ट के लोग थे। ये सच समझते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसने अपनी बची हुई मिस्ट पावर का सहारा लेकर एक बार फिर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। वह ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। अपने आप से बुदबुदाते हुए उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं यहाँ नहीं मर सकती। मुझे किसी भी हाल में चर्च तक खबर पहुँचानी होगी। सबकी उम्मीदें अब सिर्फ मुझ पर टिकी है। इतना कहते ही उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठी की और बिजली की रफ्तार से वहाँ से निकल पड़ी। भागते हुए उसे बिशप की आखिरी बात याद आई, हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ लेडन में है। वहाँ तुम्हें हर हाल में काले बालों वाले युवक को ढूंढना होगा। बस उसी उम्मीद को अपने दिल में लेकर वह दर्द और थकान के बावजूद लगातार आगे बढ़ती रही। और जैसे ही वह लेडन पहुंची, उसने धीमी आवाज में कहा, सब लोग मेरा इंतजार करना। उधर लेडन में वही लड़की एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी एक बदमाश आदमी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसी समय मैं भी अपने वर्कशॉप की तरफ लौट रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मेरी नजर उसी कंबल पर पड़ी जो मैंने उस लड़की को दिया था। मैंने शांत आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछा, आखिर इसका मतलब क्या है? वो बदमाश अब भी मुस्कुरा रहा था। सच कहूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह पर इतनी खूबसूरत लड़की और इतना मासूम शिकार मिल जाएगा। तभी उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ और उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। मैंने बिना कुछ कहे सिर्फ लड़की की तरफ देखा। उसे देखकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, सच में ये लड़की अपना बचाव भी नहीं कर सकती। वो आदमी मेरी तरफ देखकर बोला, डॉक्टर आप गलत वक्त पर लौट कर आए हैं। फिर ठंडी आवाज में उसने कहा, लेकिन याशियांग के नियम तो आप भी जानते हैं, हर चीज पर पहला हक उसी का होता है जो पहले पहुंचे। उधर लड़की की आंखें जैसे मुझसे मदद की गुहार लगा रही थी, कृपया मुझे बचा लीजिए। मैंने बिल्कुल शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो। मेरी ये बात सुनते ही लड़की की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, जबकि लड़की डर के मारे और पीछे हटने लगी। उसकी आंखें जैसे कह रही थी, दूर रहिए, मेरे पास मत आइए। लेकिन अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से उसके पेट में एक जोरदार मुक्का दे मारा। वो दर्द से दोहरा होकर वही घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरा नाम शीजे है, शीजे सीफ्रिट। मैं हर फैसला सिर्फ एक उसूल पर लेता हूँ, पहले देखता हूँ, फिर समझता हूँ और उसके बाद कदम उठाता हूँ। उधर लड़की की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौट आई। मैंने अपनी बंदूक सीधे उसके गले पर तान दी और कहा, मैं देख भी चुका, समझ भी चुका, और हाँ तुम बिल्कुल सही थे, पहले तुम यहाँ आए थे। मेरी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। अब मेरी बारी है तुम्हें नीचे भेजने की। कुछ देर बाद, अरे शियाओ तांग, आज घर संभल कर जाना, तुम्हारे इलाके में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। कल रात एक ही परिवार के 5 लोग मरे हुए मिले। मंजर इतना खौफनाक था कि सुनने वालों के भी होश उड़ गए। और सुना है 1 साल पहले शिवई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बस कह रहा हूँ, थोड़ा संभल कर रहना। तांग में हमेशा की तरह शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है मुझे पता है। लेकिन सामने वाला तुरंत बोला, या फिर तुम्हें सच में कुछ भी अंदाजा नहीं है? मेरा नाम शियाओ तांग है, मेरी उम्र 30 साल है। न मेरी शादी हुई है और न ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD का छात्र हूँ, लेकिन मेरी थीसिस बार बार अटक जाने के कारण मैं आज तक ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाया हूँ। लेकिन उस दिन सड़क पर चलते चलते मुझे जिंदगी का सबसे अजीब रिसर्च टॉपिक मिल गया। सीधे चलते हुए किसी इंसान के ऊपर आसमान से उल्कापिंड गिरने की संभावना असल में कभी भी शून्य नहीं होती। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैं एक बिल्कुल अनजान दुनिया में था। चारों तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी और लोगों का शोर गूंज रहा था। उन धुंधली आवाजों के बीच मुझे बस कुछ शब्द सुनाई दिए, नहीं उसे छोड़ दो, वो हमारा बच्चा है। उसी पल मुझे एहसास हुआ इस शरीर में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और उन लोगों की नजरों में मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था। उसके बाद की सारी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। बस इतना याद है, वो एक बेहद ठंडी और मूसलाधार बारिश वाली रात थी। एक और
औरत मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़े लगातार रो रही थी, लेकिन जब वो उस विशाल लोहे के दरवाजे के सामने पहुंची तो मजबूरी में उसे मुझे वहीं छोड़ना पड़ा। मैं साफ महसूस कर सकता था उसके दिल में मेरे लिए बहुत अपनापन था। वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने हमेशा के लिए मुझे अलविदा कह दिया। उस समय यूली कैलेंडर का 650वां साल चल रहा था और उसी दिन इस अनजान दुनिया में मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। कई साल बीतने के बाद मुझे अपने बारे में एक हैरान कर देने वाला सच पता चला। मैं एक रिवर्स ग्रोथ इंसान हूँ। जहाँ बाकी लोग हर साल बूढ़े होते जाते थे, वहीं मैं हर गुजरते साल के साथ और भी जवान होता जा रहा था। लेकिन दूसरी कहानियों के हीरोज की तरह मेरे पास न कोई सिस्टम था और ना ही कोई चीट एबिलिटी। मेरे पास अगर कुछ बचा था तो बस अपनी पिछली दुनिया की यादें। मैं इस दुनिया को बदल नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगा दिया, सीखना और पढ़ना। धीरे धीरे इस दुनिया में रहते रहते 200 साल बीत गए। इन 200 सालों में मैं एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ना ही ऐसा सेवियर जो पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठा सके। मैं तो बस इस खतरनाक दुनिया में फंसा हुआ एक साधारण इंसान था। इसलिए मैंने अपनी पिछली जिंदगी की इंजीनियरिंग नॉलेज का इस्तेमाल किया और अपना एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई। मैंने उसे अपने हाथों से उठाया। वो इतनी हल्की थी मानो मैंने किसी निर्जीव चीज को उठा लिया हो। उसे देखते हुए मैंने धीमे से कहा, इस बार की गर्मियां उम्मीद से कहीं ज्यादा ठंडी थी। इतना कहकर मैं अलमारी के पास गया और उसका दरवाजा खोल दिया। फिर उसे इशारे से अपने साथ अंदर आने को कहा। लड़की चुपचाप मुझे देखती रही। उसके कांपते हुए होंठ धीरे धीरे खुले। अगर मुझे सजा देनी है तो दे दीजिए। आप मेरे साथ जो चाहें वो कर सकते हैं, बस मुझे अपने पास से मत निकालिए। मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी कांपती आवाज साफ बता रही थी कि उसे किसी सजा का डर नहीं था। उसे सबसे ज्यादा डर था एक बार फिर अकेला छोड़ दिए जाने का। मैं बिना कुछ बोले उसके कपड़ों को पकड़कर अलमारी के अंदर ले गया। वहां रखी एक मशीन का स्विच दबाते ही पूरा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ये सब इतना अचानक हुआ कि लड़की बुरी तरह घबरा गई। वो डर के मारे चीख उठी। कुछ ही पलों बाद हम दोनों मेरे गुप्त कमरे तक पहुंच चुके थे। लड़की चारों तरफ हैरानी से देखने लगी। उसके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। दरवाजा खुलते ही मैंने शांत स्वर में कहा, मेरे पीछे आओ। उसने बिना कोई सवाल किए चुपचाप मेरा पीछा किया। जैसे ही हम कमरे के अंदर पहुंचे, वहां की गर्माहट ने उसके ठंड से कांपते शरीर को कुछ राहत दी। मैंने सामने रखी मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर आओ, खाना खाओ। वो बिना कुछ बोले आज्ञाकारी बच्चे की तरह जाकर बैठ गई। पूरे समय वो चुपचाप खाना खाती रही, लेकिन उसकी मासूम निगाहें बार बार मेरी तरफ उठ जाती थी। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसी समय नीली आग वाला छोटा सा बिल्ली जैसा जीव मेरे पास आ गया। मैंने उसे हल्के से हटाया और लड़की से कहा, खाना खत्म हो जाए तो बगल वाले बाथरूम में जाकर अच्छी तरह नहा लेना। उसने तुरंत सिर झुकाकर जवाब दिया, जी मालिक। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर की गर्माहट महसूस करते ही वो हैरान रह गई। उसने धीरे से पूछा, मालिक, क्या लूटिया अंदर जा सकती है? मैं उसके पास गया, उसे फिर से हल्के से उठाया और सीधे बाथरूम के अंदर ले गया। फिर गर्म पानी चालू करके बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। दरवाजा बंद करने के बाद मैं बाहर कुर्सी पर बैठ गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। अंदर लूटिया कुछ पल तक चुपचाप खड़ी रही। फिर उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। उसके मन में एक ख्याल आया, क्या मालिक सच में मुझे बचा रहे हैं? पूरा कमरा सिर्फ उसकी धीमी सिसकियों और दर्द भरी सांसों से गूंज रहा था। काफी देर बाद उसने खुद को संभाला। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी गर्म पानी की बूंदें उसके शरीर पर गिरने लगी। वो घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। गर्म पानी का एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर पहली बार गर की जगह एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देने लगी। उसके शरीर पर बने छोटे छोटे घाव भी भरने लगे। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके साथ एक इंसान जैसा व्यवहार किया था। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं हर तरह का काम कर सकती हूँ, पूरा दिन फर्श भी साफ कर सकती हूँ, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, एक दिन में आधी रोटी भी मेरे लिए काफी है। लेकिन तभी उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। वो घबरा कर बुदबुदाई, ये क्या हो रहा है? कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ गई? कुछ पल सोचने के बाद उसके मन में एक और सवाल आया, मुझे उन्हें मालिक कहना चाहिए या स्वामी? लेकिन अगले ही पल उसके मन में सबसे बड़ा डर लौट आया, अगर मैं ऐसी ही रही तो क्या मालिक मुझे अपने पास रहने देंगे? उसकी आवाज में डर से ज्यादा किसी अपने को खो देने का भय था। उधर दूसरी तरफ एक सख्त फैसला सुनाया जा चुका था, मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे सकता, 7 दिन, बस यही आखिरी सीमा है। इन 7 दिनों के भीतर एक पूरी तरह वैध व्यापारी काफिला तैयार होना चाहिए। अगर सब कुछ सुरक्षित रहा तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा और तुम सब जिंदा भी रहोगे। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। लेकिन अगर रास्ता सुरक्षित नहीं रहा, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि आगे क्या होगा ये वहाँ मौजूद हर इंसान अच्छी तरह समझ चुका था। ये सुनते ही लूटिया घबरा कर बोली, मालिक, लूटिया सच में हर काम कर सकती है और बहुत कम खाना भी खाती है। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि कहीं उसे बोझ समझकर छोड़ न दिया जाए। मैंने उसकी ओर देखा, फिर पास रखा एक साफ कपड़ा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, इसे पहन लो। उसने दोनों हाथों से कपड़ा पकड़ लिया। मैंने आगे कहा, उत्तर की तरफ एक जगह है जिसका नाम नौरी है। वो सबसे उत्तर में बसे द्वीपों का देश है। 7 दिन बाद वहाँ से एक व्यापारी काफिला गुजरेगा। उसी समय
तुम उनके साथ चली जाना। लूटिया ने बिना कोई सवाल किए चुपचाप सिर झुका दिया। ठीक है, मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखते हुए कहा। आज रात यहीं सोना और बिना बताए कहीं मत जाना। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकला और वापस अपने वर्कशॉप में आ गया। तभी खिड़की के बाहर बैठे एक कौवे ने आवाज लगाई। मैंने तुरंत खिड़की खोली और उसे अंदर आने दिया। अंदर आते ही उसने सम्मान से सिर झुकाया। इतनी रात को परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर। मेरे मालिक की ओर से आपको सम्मान पूर्वक प्रणाम। मैंने बिना समय गवाए अपनी दराज खोली और उसमें रखा एक छोटा सा डिब्बा बाहर निकालते हुए कहा, जिस चीज का आपने ऑर्डर दिया था वो तैयार है। कौवा हैरानी से उस डिब्बे को देखने लगा। लेकिन हमारे मालिक ने तो सिर्फ एक अंगूठी मंगवाई थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकता हूँ। इसकी कीमत सिर्फ 110 गोल्ड कॉइन है। मैंने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाते हुए समझाया, ये एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु है। इसके अंदर की मशीनरी बेहद छोटी है। एक बार चलने के बाद इसे दोबारा तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपके मालिक पहले इसे एक बार आजमा सकते हैं। पूरी अंगूठी सिर्फ यांत्रिक तकनीक से चलती है, यानी कोई साधारण इंसान भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इसे चलाने का तरीका भी बेहद आसान है। बस ये स्विच दबाइए और छिपी हुई गोली सिर्फ 0.4 सेकंड के भीतर बाहर निकल जाएगी, इतनी तेज कि सामने वाले को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिलेगा। कौवे ने अंगूठी को ध्यान से देखते हुए कहा, कमाल की मशीन है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये इस दुनिया की बनी हुई चीज हो। फिर उसने पैसों की थैली मेरी तरफ बढ़ाई। ये रहा आपका बाकी भुगतान मिस्टर स्टोन कॉफिन। जाते जाते वो अचानक रुका। हाँ, एक और बात, मेरे मालिक ने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। पेल जजमेंट कोर्ट की एक विशेष टुकड़ी को गुप्त आदेश देकर लेडन भेजा गया है। कृपया सावधान रहिए। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। अपने मालिक से कहना उनकी इस चेतावनी के लिए मैं आभारी हूँ। उसी समय बाहर आसमान में जोरदार गरज गूंजी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, इतनी तेज गरज छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। उधर दूसरी तरफ बाहर गूंजती तेज गरज ने लूटिया को फिर से डरा दिया। उसने घबराकर उस नीली आग वाले छोटे से बिल्ली जैसे जीव को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसे बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हर बार बरसात उसे उसके अकेलेपन की याद दिला देती थी। उसी समय मैं कमरे में आया। अंदर आते ही मैंने लैंप जला दिया और अपनी किताब लेकर शांत होकर पढ़ने बैठ गया। लूटिया चुपचाप मेरे सामने खड़ी रही। मैंने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ। अचानक आसमान में फिर जोरदार बिजली चमकी। लूटिया डर के मारे तुरंत आकर मेरी बाह पकड़ ली। फिर हिचकिचाते हुए धीरे से पूछ बैठी, सर, क्या लीडन की दुनिया हमेशा ऐसी ही दिखती है? मैंने खिड़की की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, बाहर सिर्फ तेज बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं, ये बस एक प्राकृतिक घटना है। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा नाम सीजर है। आज से तुम मुझे सिर्फ सर कहकर बुलाओगी। लूटिया ने तुरंत सिर झुका दिया। जी सीजर सर। मैंने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, फिर पूछा, क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो? उसने चुपचाप सिर हिला दिया। मैंने किताब खोलते हुए कहा, तो आज से तुम लेडन क्यू भाषा सीखना शुरू करोगी, वरना बाद में जब तुम उत्तर की तफटलिस जाओगी तो लोगों के बीच घुलना मिलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। लूटिया ने धीमी आवाज में कहा, जी सर। मैंने किताब खोली और पहले अक्षर पर उंगली रखते हुए कहा, इधर देखो, मेरे साथ बोलो, ए। लूटिया ने भी दोहराया, ए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बहुत अच्छा, अब अगला, बी। लूटिया बोली, बो। मैं मुस्कुराते हुए बीच में ही उसे रोक दिया। नहीं, बो नहीं, बी। वह तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए बोली, बी। जी सर, बी। मैंने धीरे से किताब बंद की और गहरी सांस ली। इस भाषा का नाम लेडन क्यू है। करीब 100 साल पहले मैंने इसे अपनी पुरानी दुनिया ब्लू स्टार की भाषा को आधार बनाकर बनाया था। इसकी व्याकरण मैंने चीनी भाषा से ली और इसकी रूपरेखा अंग्रेजी से। उस समय यही सबसे आसान तरीका था, जिससे ये भाषा कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कुछ पल रुककर मैं फिर बोला, बाद में मैंने इसकी पूरी जिम्मेदारी लुई को सौंप दी थी। मेरी आवाज में हल्की उदासी उतर आई, लेकिन अफसोस, वह बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। करीब 40 साल बाद मेरी मुलाकात उसकी तीसरी पीढ़ी के वंशज मेडांजो से हुई। उसी ने खंडरों पर फिर से पवित्र नगर की नींव रखी। फिर हम दोनों ने मिलकर लेडन क्यू की किताबों को दोबारा तैयार किया और तभी जाकर ये भाषा अपने असली और पूर्ण रूप में बन सकी। कुछ पल के लिए मेरी नजरें कहीं दूर खो गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। शायद मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ। इन दिनों जाने क्यों पुरानी यादें बार बार अपने आप लौट आती हैं। फिर मैंने सामने बैठी लूटिया की ओर देखा। हालांकि मैंने लेडन क्यू को जितना हो सके उतना आसान बनाया है, लेकिन जिन गुलामों ने कभी शिक्षा ही नहीं पाई, उनके लिए इसे सीखना आज भी आसान नहीं है। पढ़ते पढ़ते कब लूटिया की आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। मैं धीरे से उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में उठाया और सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया। नींद में ही उसने मेरे कोट का किनारा कसकर पकड़ लिया। मैंने बिना उसे जगाए धीरे से उसका हाथ अलग किया, उसे ठीक से कंबल ओढ़ाया, कमरे की लाइट बंद की और खुद जाकर दूसरी तरफ लेट गया। अगली सुबह बाहर का मौसम पूरी तरह शांत था, लेकिन लूटिया के मन में पिछली रात की गरजती बिजली का डर अब भी बाकी था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जाग गई हो?
आओ नाश्ता कर लो। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे डाइनिंग टेबल तक आ गई। मैंने लैंप जला दिया ताकि कमरे में थोड़ी और रोशनी हो जाए। फिर उसके सामने बैठकर आज का अखबार पढ़ने लगा। उधर लूटिया चुपचाप अपना खाना खा रही थी। वहीं नीली आग वाला छोटा सा बिल्ली जैसा जीव उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद लूटिया मासूमियत से पूछ बैठी, सर क्या आज रात भी बिजली गिरेगी? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लूटिया ने धीरे से सिर हिला दिया और आराम से नाश्ता करने लगी। खाते खाते अचानक उसकी नजर मेरे पीछे रखी मेज पर गई। वहां कई रेखाओं और निशानों से भरा एक बड़ा सा नक्शा रखा था। वो उत्सुकता से पूछ बैठी, सर आपके पीछे रखी इस ड्राइंग में क्या बना है? मैंने अखबार से नजर हटाकर जवाब दिया, ये लेडन का नक्शा है। लूटिया कुछ पल चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए धीरे से बोली, अगर आज रात भी बिजली गिरी तो क्या आप लूटिया को पहचान पाएंगे? जैसे ही उसे अपनी बात का एहसास हुआ वो घबरा गई। उसने तुरंत सिर झुका लिया। माफ कीजिए सर, मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मैंने शांत स्वर में कहा, पहले आराम से खाना खा लो। अगर तुम्हें फल भी खाने हैं तो मैं एक और प्लेट मंगवा देता हूँ। लूटिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जी सर। उसी समय बाहर से किसी के आने की सूचना मिली। मैंने बिना घबराए कहा, उन्हें इंतजार करने दो, कोई जल्दी नहीं है। फिर मैंने लूटिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आराम से खाओ, गले में मत अटका लेना और खाना खत्म होने के बाद जाकर अच्छी तरह नहा लेना। लूटिया ने खुशी खुशी सिर हिला दिया। जी सर। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मैं वापस आ गया, काफी समय हो गया डॉक्टर। मेहमान अंदर आते ही सम्मान से झुक गया। बिना सूचना दिए मिलने आ गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि लेडन की निषेध नीति परसों से दोबारा लागू की जा रही है। मैंने शांत भाव से जवाब दिया, समझ गया, अब तुम जा सकते हो। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे का भाव अचानक गंभीर हो गया। उससे पहले मैं आपके लिए 2 जरूरी खबरें लेकर आया हूँ, लेकिन उनसे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पूछो। उसने गहरी सांस ली, फिर गंभीर आवाज में पूछा, डॉक्टर परसों रात आप कहाँ थे?